पर उपस्थित वरिष्ठ और आप सभी को मेरी ओर से जोहार। जैसे कि भैया लोगों ने बताया कि आज हमारा 5वीं अनुसूची खतरे में है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी को 5वीं अनुसूची के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर में 5वीं अनुसूची है क्या। आज 5वीं अनुसूची है तो हम लोग जंगलों में जाते हैं, जंगलों से लकड़ी लेके आते हैं, कोई पुलिस वाला रोकता है क्या? जब जंगल में जाते हैं कुटू लेने के लिए तो फिर पुलिस वाला रोकता है। जब नदियों में जाते हैं मछली मारने के लिए तो कोई सरकार या पुलिस वाला रोकता है क्या? लेकिन जिस दिन 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा उस दिन ना तो आप जंगलों में जाके कुटू खा सकते हैं, ना ही मछली, क्योंकि जिस दिन 5वीं अनुसूची खत्म हो गया उस दिन हमारा जल जंगल जमीन पे अधिकार खत्म हो जाएगा। और जब 5वीं तो ऑटोमेटिक पेशा कानून खत्म हो जाएगा, और पेशा कानून खत्म हो गया तो ग्राम सभा भी खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ग्राम सभा खत्म हो गया उस दिन बाहर की कंपनियां आएगी और इस क्षेत्र में खनन करेगी, और आप कितना भी विरोध कर लो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, ग्राम सभा है, तो हम आज विरोध करते हैं या फिर हम ग्राम सभा के तहत कह देते हैं कि भाई इस क्षेत्र में नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस देश का संविधान बना उस वक्त इस देश में जिन जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या अधिक थी, जहां पर कला संस्कृति परंपरा रीति रिवाज भिन्न था, उन क्षेत्रों को 5वीं और 6वीं अनुसूची में रखा गया। इसका मतलब जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या अधिक है और जहां की कला संस्कृति परंपरा भिन्न है, वही क्षेत्र 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन पिछली सरकारों ने या फिर जिस वक्त भारत आजाद हुआ उस वक्त जिन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में रखा गया, जिन क्षेत्रों को 6वीं अनुसूची में रखा गया, और उसके 15 साल के बाद जब देश को विकसित करने की बात आई तब बाद में समझ आया सरकार को कि जिन क्षेत्रों को हमने 5वीं और 6वीं अनुसूची में रखा है उन्हीं क्षेत्रों में खनिज है, और उस खनिज के दोहन को हम इसलिए नहीं कर सकते, या खनिज का दोहन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुरक्षा कवच के तौर पे आज इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची है। और उसी वक्त सरकार ने सोच लिया कि अगर खासकर सरगुजा संभाग की बात करूं तो इस क्षेत्र में खनिज का दोहन करने के लिए हमें 5वीं अनुसूची को खत्म करना पड़ेगा, और 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए इस क्षेत्र में और खासकर सरगुजा संभाग में आदिवासियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1971 में जिस वक्त इंदिरा गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थी, 1971 में आदिवासियों की संख्या कम करने के लिए कई जातियों को डिलिस्ट कर दिया गया, कई जातियों को आदिवासी से गैर आदिवासी कर दिया गया ताकि इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कम हो सके। वर्ष 1971 में किसान समाज, भूया समाज, सीख समाज, बंटा समाज, जवाहर समाज, लोहार समाज, ये सभी 1971 से पहले आदिवासी थे, लेकिन इनको केवल इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र से आदिवासियों की संख्या कम कर 5वीं अनुसूची को खत्म कर दिया जाए, इसलिए इनको आदिवासी से गैर आदिवासी कर दिया गया। साथ ही 1971 से पहले पूरे सरगुजा संभाग के प्रत्येक ग्राम पंचायत में आदिवासियों की संख्या 98%, 99%, और किसी गांव में आदिवासियों की संख्या 100% थी। लेकिन जब 1971 में कई जातियों को रिलीज किया गया तो संख्या घट के 65%, 55%, 70% हो गई। लेकिन सरकार ने जिन जातियों को आदिवासी से गैर आदिवासी किया, उस समय यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनकी जमीनें सुरक्षित रही, उनकी जमीनों को सुरक्षित कर पाए। लेकिन
सरकार की मंशा थी कि इस क्षेत्र में खासकर सरगुजा संभाग में आदिवासियों की संख्या कम करने के लिए पहले तो आदिवासियों को गैर आदिवासी करेंगे, उसके बाद उनकी जमीनों को सामान्य करेंगे। जब उनकी जमीन सामान्य हो जाएगी तो यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कहां के लोग आएंगे और जिन जातियों को डिलीट किया गया है उनकी जमीनों को खरीदेंगे और आगे बसाहट करेंगे। आज आपके क्षेत्र के कुनकुरी को देख लीजिए। कुनकुरी जो जिला नगर पंचायत अध्यक्ष जो सीट था वो आदिवासियों के लिए आरक्षित था। फिर ऐसा क्या हो गया भाई, उस क्षेत्र में ऐसा क्या हो गया कि उस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कम हो गई और उस क्षेत्र को सामान्य कर दिया गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि सरकार षड्यंत्र कर रही है। पहला षड्यंत्र आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाना और दूसरा षड्यंत्र उनकी जमीनों को सामान्य करके बाहरी राज्य के लोगों को बसाना ताकि इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कम हो सके। अब विचार करिए, मान लेते हैं कि पूरे सरगुजा संभाग में प्रति दिवस अन्य राज्य के लोग आ रहे हैं, लगभग 100 लोग। अगर एक लगभग मान के चलिए कि 100 परिवार प्रति दिवस अन्य प्रदेश से आ रहे हैं सरगुजा संभाग में, और एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, इसका मतलब है एक दिन में 500 बाहरी राज्य के लोग आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो गैर आदिवासी हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको आपके जल जंगल जमीन और आपसे प्रेम नहीं है। तो सोचिए कि अगर एक दिन में 500 लोग आ रहे हैं तो एक महीना में 15,000 और एक साल में लगभग 1,83,000 बाहरी राज्य से लोग यहाँ बसाहट कर रहे हैं, और उससे हमारी संख्या घट रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और जिस वक्त उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उसी वक्त झारखंड बिहार से अलग हुआ, लेकिन उत्तराखंड के लोग अपनी स्थापना के 3 दिन 1 नवंबर 2000 के 3 दिन बाद मतलब 3 नवंबर को धरने पर बैठ गए और कहे कि हम पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ों में रहते हैं, अगर बाहर के लोग आएंगे हमारी जमीनों को खरीदेंगे तो और जमीनों को खरीदने के साथ साथ हमारी कला संस्कृति परंपराओं को खत्म करेंगे, इसीलिए हम बाहरी लोगों को हमारे क्षेत्र में जमीन खरीदने नहीं देंगे। और सारे लोग वोट उतर गए और उत्तराखंड में कानून बना कि कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कोई भी आ रहा है और देख रहा है कि बिल्डर जमीन बेच रहा है क्या, कोई बरगाह जमीन बेच रहा है क्या, कोई किसान जमीन बेच रहा है क्या, और जाके उनकी जमीनों को खरीद ले रहे हैं। अगर आपको डिलिस्टिंग के दर्द को समझना है तो जाके देखिए भूया समाज का लगभग 80% जमीन बिक चुका है, किसान समाज का लगभग 80-90% जमीन बिक चुका है, पेंटर समाज का लगभग 60% जमीन बिक चुका है, बरगाह समाज का लगभग 80% जमीन बिक चुका है। अब आज उस समाज के पास ना तो जमीन है, ना उनके पास नौकरी है, ना ही वो राजनीति में है। इसीलिए साथियों, डिलिस्टिंग बहुत ही खतरनाक है और डिलिस्टिंग सरकार का षड्यंत्र है कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कम करें और 5वीं सूची को खत्म करें। इतना ही करके अपनी बात को काम देता हूं।